हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसे हम तापीय प्रतिलोमन भी कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन या तापीय प्रतिलोमन होता क्या है, और उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन के मुख्य कारक क्या है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, लेक्चर 3 में हम लोगों ने वीडियो 3 में देखा था कि जब हम ट्रोपोस्फियर में, शोभ मंडल या जिसे अधोमंडल भी कहते हैं, इसमें जब हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, तो 1000 मीटर 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, लेस हो जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य चूक दर कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन और ये सामान्यतः पूरे ट्रोपोस्फियर में होना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में, परिस्थितियों में ऊपर जाने पर तापमान कम होने की जगह बढ़ता है। कुछ समय तक तापमान बढ़ता है, तापमान ज़्यादा होने लगता है, और फिर उसके बाद सामान्य तरीके से कम होने लगता है। मतलब ये कि नीचे एक ठंडी हवा की लेयर आ गई, उसके ऊपर उसकी तुलना में, नीचे की लेयर की तुलना में थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर या गर्म हवा का एक लेयर आ गया, एक परत आ गई, और उसके बाद फिर ठंडी आ गई। तो ये जो बीच में एक गर्म हवा की परत आ रही है, जो वार्म एयर की एक लेयर आ जाती है, जो कि टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। इसी फिनोमेना को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? इससे कुछ वेदर फिनोमेना होते हैं, जैसे फॉग होता है, जो कोहरा होता है, फ्रॉस्ट या पाला भी इसी से जुड़ी हुई एक एक्टिविटी या एक इसका आउटकम है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं, उसको ये प्रभावित करता है। किस तरह से प्रभावित करता है, इसके कौन से कारक होते हैं, इन पर हम लोग चर्चा अब करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन, तापीय प्रतिलोमन के टाइप्स या प्रकार क्या है। कि पहला होता है सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जिसे हम धरातलीय प्रतिलोमन भी कहते हैं। ये स्टैटिक होता है। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। ये स्टैटिक होता है। स्थिर प्रतिलोमन भी इसे कहते हैं, अप्रवाही भी कहते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन है, जिसे क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। इसके बाद मैकेनिकल इन्वर्जन है, जिसे यांत्रिक प्रतिलोमन कहते हैं। ये वायु के तेज़ी से ऊपर उठने से होता है। इस पर अभी डिटेल में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। इसके बाद फ्रंटल इन्वर्जन है। फ्रंट जो वाताग्र होते हैं, जो चक्रवात से जुड़े हुए होते हैं, और चक्रवात में भी जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन है, ये उससे जुड़े हुए होते हैं। और पांचवा प्रकार इसका होता है वैली इन्वर्जन, जो पहाड़ों में, ऊंचे पहाड़ों में, घाटियों में होता है। किस तरह से होते हैं ये टेम्परेचर इन्वर्जन, एक एक करके हम लोग अब समझेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन या धरातलीय तापीय प्रतिलोमन ये क्या होता है। जैसा हमने भी आपको बताया, ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक होता है मतलब स्थिर होता है। इसे कभी कभी नॉन एडवेक्शनल या अप्रवाही प्रतिलोमन भी कहते हैं टेम्परेचर का। इसका जो बेसिस है, मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन के संपर्क में एयर है। किन्हीं कारणों से अगर ये सरफेस, ये ग्राउंड है, ये एक्सेसिव ठंडी हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए, तो इसके संपर्क में जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी। अगर यह एकदम से, मान लीजिए कि इस ग्राउंड सरफेस का तापमान एकदम से बहुत कम हो जाए किन्हीं कारणों से, वो क्या कारण है अभी हम उस पर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए एकदम से इस ग्राउंड सरफेस का तापमान कम हो गया, तो जो हवा इसके संपर्क में है वो भी बहुत ठंडी हो जाएगी। तो ये भी जो हवा है ये कोल्ड हो जाएगी। और इसके जो ऊपर यहाँ पे ये हवा की लेयर है, ये अभी उतनी ठंडी नहीं है जितनी कि इसके नीचे की लेयर ठंडी है। मतलब ये हुआ कि ये वाली जो सबसे नीचे की लेयर जो ज़मीन के संपर्क में है वो कोल्ड हो गई, और जो उसके ऊपर की है वो कूल है, इससे थोड़ी सी कम ठंडी है। और जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो हम कहेंगे कि जो ऊपर कूल वाली है, इसका टेम्परेचर हाई है,
या वार्म है एज़ कम्पेयर टू जो नीचे की यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है। तो ये जो ऊपर एक ये वाला कॉलम है जो गर्म नहीं है लेकिन अपने से नीचे की लेयर से कम ठंडा है, कम, क्योंकि ये सरफेस से थोड़ा सा दूरी पर है तो इसका तापमान अपने नीचे की लेयर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ऐसी स्थिति को हम लोग सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अब ये किन स्थितियों में होता है ज़रा इसको समझते हैं। देखिए, पहला ये है, देखिए इसका जो मूल बेसिस है वो ये है कि जो सरफेस है उसको खूब ठंडा हो जाना है, जो ग्राउंड सरफेस है इसको खूब ठंडा हो जाना है। अब वो कौन सी स्थितियां हैं जिस वजह से ग्राउंड सरफेस अत्यधिक ठंडी होती है, ज़रा हम लोग इसको देखते हैं। इसमें पहला है, ये ग्राउंड सरफेस हम फिर से बना दे रहे हैं। पहला है लॉन्ग विंटर नाइट्स। लॉन्ग विंटर नाइट्स मतलब जो दीर्घ रात्रि है, इसका मतलब प्रकाश कम समय के लिए मिल रहा है, इंसुलेशन सूर्यातप कम समय के लिए मिल रहा है, मतलब जो ग्राउंड है वो लगातार हीट को लूज़ कर रहा है, लगातार जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस है पृथ्वी से, जो पार्थिव विकिरण है ये लगातार हो रहा है तो ग्राउंड ठंडा होता जा रहा है। रात लंबी होगी तो लंबे समय तक लॉन्ग वेव रेडिएशन चलता रहेगा। तो एक तो ये है कि जो रात्रि है ये दीर्घ हो, ये लंबी हो। दूसरा क्लाउडलेस और क्लियर स्काई, जो आकाश है वो स्वच्छ हो या बादल रहित हो। हमने हीट बजट में देखा था कि यहाँ से जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर वापस जाते हैं तो ये क्लाउड्स इसको वापस पृथ्वी की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग काउंटर रेडिएशन कहते हैं। और अगर यहाँ पर क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है, आकाश स्वच्छ है, बादल रहित है, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन सीधे वापस निकल जाते हैं। तो अगर इस जगह को, इस एरिया को एक्सेसिवली अत्यधिक ठंडा होना है तो यहाँ से जो हीट इसने रेडिएट किया फिर ये बादलों से वापस ना आए, ये सीधे निकल ही जाए स्पेस में। तो अगर बादल रहेंगे तो ये हीट वापस आ जाएगी। तो दूसरी स्थिति ये है, पहला है कि लॉन्ग नाइट्स हो, दीर्घ रात्रि हो, और दूसरा क्लाउडलेस और क्लियर स्काई है, बादल ना रहें, जिससे जो रेडिएशन निकला वो रेडिएशन निकल ही गया। इसके बाद तीसरा है जो एयर है वो ड्राई हो, जो धरातल के पास की पवन है वो शुष्क हो। इसलिए क्योंकि जो शुष्क पवन होती है, जो ड्राई एयर होती है, इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो मॉइस्ट एयर होती है। मतलब ये कि जो पार्थिव विकिरणन हो रहा है, अगर हवा नम होगी तो नम हवा अधिक मात्रा में निकलने वाले जो रेडिएशन है, जो विकिरणन है, उसका अवशोषण कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हवा अगर नम होगी तो वापस जाने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो वहाँ का तापमान उतना कम नहीं हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू जब वहाँ पर ड्राई एयर है। ड्राई एयर में मॉइस्चर और वाटर वेपर की मात्रा कम होती है, और जब ये वाटर वेपर और मॉइस्चर की मात्रा जब कम होती है, जलवाष्प कम होता है, तो ड्राई एयर, शुष्क पवन में जो रेडिएशन निकल रहे उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम होती है। तो तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन किस चीज़ के लिए, ताकि ये ग्राउंड बहुत एक्सेसिवली ठंडा हो। तो तीसरी स्थिति है कि इसके पास की जो एयर है वो ड्राई होनी चाहिए। इसके बाद स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा ना चले, ना वो हॉरिजॉन्टल चले और ना वो वर्टिकल चले। वर्टिकल इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि जब ये ग्राउंड ठंडा होना शुरू होगा तो इसके संपर्क में जो आने वाली हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी, जो ये लेयर है वो भी ठंडी होगी, और ठंडी हवा स्वतः नीचे की तरफ बैठती है, इसलिए वर्टिकल मूवमेंट तो ऐसे ही नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कम से कम हो, ताकि जो हवा ठंडी हो गई वो वहीं पर स्थिर होकर के पड़ी रहे। और पांचवी और एक आखिरी स्थिति है, अगर यहाँ पर जो ग्राउंड है वो हिमाच्छादित हो, इसके ऊपर बर्फ़ की चादर अगर पड़ी हुई हो, तो पहली चीज़ तो ये हुई कि जब सोलर रेडिएशन दिन के समय इस पर पड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो करके वापस चला गया, तो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हुई। और दूसरा जो बर्फ़ होती है ये ताप का कुचालक होती है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो अगर यहाँ पर एक बार बर्फ़ की लेयर पड़ गई यहाँ पे, तो यहाँ जो नीचे का ग्राउंड है इसके अंदर जो थोड़ी बहुत हीट होगी जो ऊपर जा कर के इस ग्राउंड को गर्म कर सकती थी, और जब ये ग्राउंड गर्म होता तो इसके ऊपर की जो इसके संपर्क में हवा थी वो भी गर्म होती। लेकिन अगर यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है तो जैसा हमने आपको बताया कि ये नॉन कंडक्टर, जो बर्फ़ होती है, स्नो होती है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ये हिमताप का कुचालक होती है, जिस वजह से नीचे की हीट यहाँ पे नहीं पहुँच पाती।
तो ये ग्राउंड लगातार ठंडा होता चला जाता है, और जब ग्राउंड ठंडा होता चला जाता है, धरातल ठंडा होता चला जाता है, तो पवन की वो लेयर जो उसके संपर्क में होती है, जो सरफेस के संपर्क में होती है, वो भी एक्सेसिवली ठंडी होती चली जाती है, उसका भी तापमान एकदम से नीचे गिरता चला जाता है। और जितनी ये हवा ठंडी होती जाएगी उतनी ये नीचे की तरफ बैठेगी, जिससे कि इसके ठीक ऊपर की जो लेयर है वो इसकी तुलना में थोड़ा सा कम ठंडी होगी, या हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि इसकी तुलना में गर्म होगी। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन। अभी तक हम लोगों ने सरफेस इन्वर्जन की बात की, जो स्टैटिक था, जो स्थिर था, जिसमें जो नॉन एडवेक्शनल था, जहाँ पर जिसको हम अप्रवाही प्रतिलोमन भी कहते हैं, मतलब हवा का मूवमेंट नहीं था। अब हम देखते हैं आगे मैकेनिकल इन्वर्जन की, जिसके अंदर हवा का मूवमेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ किसी वजह से ऊष्मा एकत्रित हो गई, जो हीट है वो कंसंट्रेट हो गई, यहाँ पे हीट हो गई। इसके कई कारण हो सकते हैं, आगे हम लोग इस पर बात करेंगे जब प्रेशर और ओशंस की बात होगी। इसकी वजह से यहाँ तापमान बढ़ गया, और जब तापमान बढ़ेगा तो इसके संपर्क में जो हवा है, जो इसके संपर्क में हवा है वो भी गर्म होगी, और जब हवा गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। ये हवा देखिए, और अगर ये तेज़ी से होता है तो यहाँ पर एक वार्म एयर का कॉलम आ जाता है, गर्म हवा का कॉलम आ जाता है। और इस जब यहाँ से हवा ऊपर चली गई तो यहाँ पर वैक्यूम तो हो नहीं जाएगा, तो यहाँ की जो अगल बगल की अपेक्षाकृत ठंडी हवा है, वो ठंडी हवा आकर के ठंडी किसके कंपैरिजन में, इस हवा के कंपैरिजन में, तो ये हवा आकर के ठंडी हवा यहाँ पर सेटल हो जाती है। ये अलग चीज़ है कि ये ठंडी हवा भी कुछ समय में गर्म होकर के और फिर ऊपर की तरफ जाती चली जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें यहाँ पर एक गर्म एयर का, वार्म एयर का कॉलम आ जाता है। इसके नीचे भी इसकी तुलना में हवा का टेम्परेचर कम है, कूल है, और इसके ऊपर तो कूल होता ही है। तो देखिए ये एक बीच में गर्म हवा का कॉलम आ जाता है, जिसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और इस प्रोसेस से होने वाले टेम्परेचर इन्वर्जन को हम लोग मैकेनिकल इन्वर्जन कहते हैं, या यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। आइए अब टेम्परेचर इन्वर्जन का अगला टाइप देखते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन या क्षैतिज प्रतिलोमन कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने आपके लिए एक फिगर बनाया है। देखिए ये 3 पीक्स बनी हुई हैं, माउंटेन रेंज बनी। इसको हम मान लेते हैं कि ये हिमालय है, इसकी ये शिवालिक है, ये मिडिल हिमालय या हिमांचल है, और ये हिमाद्री की पीक्स है। और ये हिस्सा ये गंगा का मैदान है, यहाँ से यहाँ तक ये गंगा प्लेन्स है। मान लीजिए कि इधर की तरफ चाइना हो जाएगा, और इधर की तरफ आपका साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया या इक्वेटर है। इधर की तरफ जाने पे 0 डिग्रीज इक्वेटर। यहाँ पर दिसंबर का महीना है, मतलब विंटर्स है, तो यहाँ पर खूब स्नोफॉल हुआ। क्या हुआ? स्नोफॉल हुआ। टेम्परेचर्स लो है, तो जब यहाँ पर इन पहाड़ों पर स्नो पड़ा तो टेम्परेचर्स कम हुए, और जब पहाड़ की चोटियों पर, स्लोप्स पर टेम्परेचर कम हुआ, तापमान कम हुआ, तो उन स्लोप्स के संपर्क में जो हवा थी उसका भी तापमान कम हो गया, जो एयर थी उसका भी तापमान कम हुआ। और जब तापमान कम होगा, हवा ठंडी होगी, तो वो नीचे की तरफ बैठेगी, कि ये हवा नीचे की तरफ बैठेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो एयर है ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है, बैठ रही है, और यहाँ से ये हवा, जो ठंडी हवा जो नीचे बैठ रही थी, धीरे धीरे करके ये इन पहाड़ों को छोड़ करके गंगा के मैदान के ऊपर फैलती जाती है, इस तरीके से। और जब ये हवा नीचे की तरफ फैलेगी तो यहाँ पर पहले से भी हवा मौजूद है। जैसे ये अगर एक ठंडी हवा का कॉलम यहाँ पर फैल गया आकर के इस एरिया में, तो यहाँ जो पहले से हवा थी, जो इसकी तुलना में उतनी ठंडी नहीं थी। अगर हम इसको कहें कि ये लेयर आपकी कोल्ड थी, तो ये एयर कूल थी, थोड़ी सी कम ठंडी थी।
तो ये हवा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी। जो यहाँ की गंगा के मैदान पे जो पहले से हवा थी वो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी। क्यों ऊपर चली जाएगी? क्योंकि उससे ज़्यादा ठंडी हवा धीरे धीरे करके नीचे सरफेस के सहारे, धरातल के सहारे फैलती जा रही है। और अब देखिए स्थिति क्या हुई, जो नीचे की एयर है इसका तापमान बहुत ठंडा है, और इसके जो ठीक ऊपर की लेयर है, इस लेयर की हम बात कर रहे हैं, इसका तापमान ठंडा तो है लेकिन इसके नीचे की लेयर की तुलना में ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों को तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर हवा पुश होकर के गई है ये गर्म है अपने नीचे वाले की तुलना में, कंपैरिजन। ऑल्दो ये दोनों ठंडी है, ये ज़्यादा ठंडी है और ये कम ठंडी है। और फिर इसके जब ऊपर जाएंगे, जो ऊपर की लेयर्स हैं वो पहले से, चूँकि जो नॉर्मल लैप्स रेट है, जब आप ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है, तो यहाँ पर एक बार फिर से जो हवा है वो बहुत कोल्ड है। तो अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर एक कोल्ड एयर की लेयर है जो नीचे सरफेस पर है धरातल के सहारे, यहाँ पर भी कोल्ड एयर है, और इसके बीच में एक कम ठंडी लेयर है, या इसको कह सकते हैं इन दोनों की तुलना में गर्म लेयर एक पतली सी बन गई है। और इसी स्थिति को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आप ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो तापमान कम है, यहाँ पर थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा, कुछ दूरी तक तापमान ज़्यादा रहेगा और फिर से एक बार तापमान कम होने लगेगा। तो ये है टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति। और इसे हम हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन क्यों कहते हैं, क्षैतिज इन्वर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पहाड़ों से हवा धीरे धीरे आकर के, और मैदानी क्षेत्रों में देखिए ये हॉरिजॉन्टली ये धीरे धीरे करके क्षैतिज के सहारे धरातल पर फैलती जाती है, इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन भी कहते हैं। जाड़े के समय में हम लोगों ने अक्सर न्यूज़ में, समाचार में सुनते हैं कि हिमाचल में, उत्तराखंड के ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर स्नोफॉल हुआ, हिमपात खूब हुआ है। तो गंगा के मैदान पे लोग समझ जाते हैं कि आने वाले अगले हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर ठंडी हवा आ जाएगी, शीतलहरी चलने वाली है, कोल्ड एयर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ से हवा ठंडी हो करके और धीरे धीरे करके इस गंगा के मैदान पर फैल जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन या क्षैतिज प्रतिलोमन। टेम्परेचर इन्वर्जन का चौथा टाइप, जिसे हम फ्रंटल इन्वर्जन कहते हैं या वाताग्र से जुड़ा प्रतिलोमन कहते हैं, तापमान का। ये जो फ्रंट्स होते हैं, वाताग्र होते हैं, ये साइक्लोन से जुड़े होते हैं। इनफैक्ट ये टेम्परेट साइक्लोन से जुड़े हुए होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात हैं उनसे जुड़े होते हैं। ज़रा इसको समझते देखिए, इधर की तरफ कोल्ड एयर है और इधर की तरफ हॉट एयर है। इसको आप लेस कोल्ड भी कह सकते हैं, कूल भी कह सकते हैं, वार्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने बस समझाने के लिए इसको हॉट कह दिया है इस फिगर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इधर का एरिया मान लीजिए कि ये पोलर पार्ट है और ये आपका है टेम्परेट एरिया, ये टेम्परेट एरिया है। तो यहाँ से पोल्स की तरफ से, ध्रुवों की तरफ से पोलर ईस्टर्लीज चलेंगी। अभी हम लोग विंड सिस्टम पर आगे के लेक्चर में बात करेंगे। ये पोलर ईस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, और टेम्परेट की तरफ से ये वेस्टर्ली विंड्स, जिसे हम लोग पछुआ पवने भी कहते हैं। देखिए इन दोनों के टेम्परेचर में इसका टेम्परेचर लो होगा। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है, और इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होगा। आई रिपीट, कंपैरेटिवली, इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर हाई होगा। अब मान लीजिए समझने के लिए कि ये हिस्सा ये कोल्ड एयर का है और ये हॉट एयर का है, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि ये जो कोल्ड हिस्सा है ये इधर नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो हॉट हिस्सा है ये इधर से फैल करके इसके ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। कैसे? अभी हम लोग समझते हैं। देखिए अब ये फ्रंटल इन्वर्जन की नेक्स्ट स्टेज है। जैसा हमने पीछे आपको बताया, पहले ये कोल्ड और हॉट, ये दोनों सेक्टर्स एक दूसरे से अलग थे। ग्रेजुअली हो क्या रहा है कि ये जो कोल्ड विंड्स हैं ये फ्लो करके, क्योंकि ये डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, धीरे धीरे करके कोल्ड एयर सिंक करती है, तो ये नीचे की तरफ सिंक करती जा रही है, और ये जो हॉट एयर है या जो वार्म एयर थी जिसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, ये धीरे धीरे करके इसके सेक्टर के ऊपर फैलती जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी फाइनल स्टेज क्या बनती है।
देखिए अब हम बात करते हैं फ्रंटल इन्वर्जन की, जो वाताग्र प्रतिलोमन है, इसके हम फाइनल स्टेज की बात करते हैं। जो कोल्ड एयर थी देखिए वो किस तरीके से सिंक करके और नीचे इधर फैल गई, और जो वार्म एयर कभी यहाँ पर थी वो यहाँ से ऊपर जा कर के और फिर वो इधर की तरफ फैल गई। मतलब जो वार्म एयर थी वो ऊपर हॉरिजॉन्टली आ गई और जो कोल्ड एयर थी वो नीचे आकर के फैल गई। और यही तो हम लोगों ने बात किया था टेम्परेचर इन्वर्जन के कंसेप्ट में। देखिए यहाँ पर जो नीचे की लेयर है ये कोल्ड है, ये एयर वार्म है, और जो इसके ऊपर की लेयर है एक बार फिर है वो फिर से एक बार कोल्ड हो जाएगी। मतलब इन दोनों लेयर्स के बीच में, कोल्ड लेयर्स के बीच में एक वार्म लेयर का कॉलम आ गया, और इसी को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो बीच में आप ये वाली लेयर देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये बीच की लेयर है जहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो रही है, ऊपर की एयर कंपैरेटिवली वार्म है या हॉट है, तो नीचे की ये ठंडी हवा अपने ऊपर की लेयर को नीचे से ठंडा करेगी, और जब ये नीचे ठंडा करेगी तो इस कॉलम में यहाँ पर इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो बढ़ेगी, और इसके बढ़ने से यहाँ पर फॉग का फिनोमेना होता है जिसको हम लोग कोहरा कहते हैं। कैसे होता है इस पर अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, रेनफॉल की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, आर्द्रता पर जब हम आएंगे अगले 2-3 वीडियोस के बाद में। यहाँ पर लेकिन इस चीज़ का मेंशन ज़रूरी था क्योंकि इस मिक्सिंग की वजह से, इस लेयर की वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पे डेंस फॉग होता है, गहरा कोहरा बनता है, और फिर कुछ समय के बाद वो जब टेम्परेचर इन्वर्जन ख़त्म होता है तो वो कोहरा भी ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फाइनल स्टेज है, फाइनल टाइप है टेम्परेचर इन्वर्जन का, जिसे हम वैली इन्वर्जन कहते हैं, वो कैसे होता है। वैली इन्वर्जन या घाटी प्रतिलोमन। देखिए ये हमने 2 फिगर बनाए हैं, 2 पहाड़ियाँ बनाई हैं आपको समझाने के लिए, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, हाइट पर जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा। क्यों कम होगा? नॉर्मल लैप्स रेट है, नॉर्मल लैप्स रेट है जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मान लीजिए कि ये पीक है, यहाँ का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ ये वैली बॉटम है, यहाँ पर तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इस एरिया में 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, मान लीजिए ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऐसे स्थिति है हाइट के हिसाब से। हवा जब भी जिस तरह के धरातल के साथ संपर्क में होती है, मान लीजिए कि अगर ये सरफेस हॉट है, धरातल गर्म है, तो जो हवा इसके संपर्क में आएगी वो भी गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। और अगर यहाँ पर धरातल है जो बहुत कोल्ड है, तो जो हवा इसके संपर्क में आएगी वो हवा भी कूल हो जाएगी। मतलब हवा भी जो धरातल के आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अपना लेती है। अब अगर हम इस वैली में यहाँ पर एयर की बात करें, तो यहाँ इस स्थान पर जो हवा इस पहाड़ी के इस स्लोप के संपर्क में होगी तो उसका भी तापमान लगभग -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और जो हवा यहाँ पर वैली के बॉटम में है, तलहटी में है, इसका तापमान, चूँकि यहाँ सरफेस का टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो इसका भी तापमान लगभग उसके आसपास होगा। अब अगर हम इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर करें तो ये वाला हिस्सा काफ़ी ठंडा है, कोल्ड है, और ये वाला हिस्सा वार्म हो गया। और हम जानते हैं कि कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक करती है, तो ये ठंडी हवा नीचे घाटी की तरफ सिंक करेगी, और जब ये नीचे सिंक करेगी तो इसकी तुलना में जो वहाँ घाटी में पहले से हवा थी, जो इसकी तुलना में गर्म थी, वो हवा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी, और जो वार्म एयर का कॉलम है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये वार्म एयर है, ये वार्म एयर है, ये ऊपर की तरफ पुश हो गया, धक्का दे दिया इसको, ठंडी हवा। तो जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पर सेटल हो जाएगी, ये एरिया कोल्ड एयर का हो जाएगा, और इसके जो ऊपर की स्थिति रहेगी, यहाँ पर ये कोल्ड एयर है, और इसके ऊपर ये एक कॉलम बन जाएगा जो वार्म एयर का होगा, और इसके और ऊपर जाने पर एक बार फिर से एयर कोल्ड हो जाएगी। तो ये देखिए किस तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर कोल्ड एयर है, नीचे कोल्ड एयर है, और बीच में एक वार्म एयर का कॉलम है।
यहाँ पर एक चीज़ और हम ऐड करेंगे। देखिए, जब ये वार्म एयर का कॉलम है गर्म है और इसके नीचे ठंडी हवा है, तो ये ठंडी हवा इस कॉलम को, इस गर्म हवा के कॉलम को नीचे से ठंडा करेगी, और जब नीचे से ठंडा करेगी तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका जो RH है वो बढ़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके जो लोअर पार्ट है यहाँ पर एक बार फिर से फॉग का फिनोमेना यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए आप कभी अगर पहाड़ों में ट्रैवल किए हों, सुबह सुबह अगर आप यात्रा पर निकले हैं मान लीजिए, तो आप देखते हैं कि घाटी है और उसमें आपको ज़मीन पर नहीं लेकिन ज़मीन से थोड़ी ऊपर में आप देखेंगे तो एक पतली सी लेयर कोहरे की आपको दिखाई देती है। हो सकता है आपने ऑब्ज़र्व किया हो। बाकी ये कैसे बनती है, कब तक ये बनी रहेगी और कब ये ख़त्म हो जाएगी, इन सब पर हम आपसे बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम अलग से एक लेक्चर फॉग और उससे जुड़े फिनोमेना पर करेंगे। तो ये था वैली इन्वर्जन या घाटी प्रतिलोमन। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य बिंदुओं पे, आज के लेक्चर के। तापमान का प्रतिलोमन, इसका इन्वर्जन ये हमेशा टेम्परेरी होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। दूसरा, इन्वर्जन ये स्थिर हवा में भी हो सकता है, और दूसरा जब हवा गतिमान हो, जब हवा चल रही हो। नॉन एडवेक्शनल भी हो सकता है, जिसको हम लोग स्टैटिक भी कहते हैं या स्थिर प्रतिलोमन भी कहते हैं, और एडवेक्शनल जिसमें हवा गतिमान है, हवा चल रही है। अब हवा का मूवमेंट इसमें हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल इन्वर्जन भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने इन्वर्जन के टाइप्स में देखा। इसके बाद जो टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है ये फॉग को क्रिएट करता है। कब करता है? जब गर्म हवा नीचे से ठंडी होती है, और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर, जो हमारी जो कृषि है इसको अलग ढंग से ये प्रभावित करता है, ख़ास करके जाड़े के मौसम में। इसी के साथ में जब हम लोगों ने पहला टाइप देखा था, स्टैटिक टाइप देखा था, सरफेस इन्वर्जन देखा था, तो सरफेस इन्वर्जन से फ्रॉस्ट भी कॉज होता है, जिसको हम लोग पाला कहते हैं, और ये भी हमारी जो फसलें होती हैं उसके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और यही कारण है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं या जो हमारे रेजिडेंसेस हैं, जब हम लोग एक पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो लोग वैली जो बॉटम होता है, जो तलहटी होती है, उसको अवॉइड करते हैं, और ज़्यादातर वो चाहते हैं कि या तो माउंटेन के टॉप पर वो अपने घर बनाएं या फिर जो स्लोप्स होते हैं इस पर बनाएं। आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा कि जो घाटियाँ होती है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में कभी गए हो तो आप देखेंगे कि जो घाटी की तलहटी होती है वहाँ पर या तो कोई नदी होती है या वो जंगल होते हैं, और जो रेजिडेंसेस होते हैं, जो घर होते हैं, जो गांव होते हैं, वो आम तौर पर पहाड़ों के स्लाइड्स पर होते हैं, पहाड़ों के स्लोप पर होते हैं, और उस पर आप देखेंगे सीढ़ीदार खेत होते हैं, टेरेस फार्मिंग होती है। ये चीज़ें आपने देखा होगा। मतलब ये कि जो वहाँ के लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि उन्हें जो वैली का बॉटम है, जो इसकी तलहटी है, उसको अवॉइड करना है, और जो स्लोप्स हैं वहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, और इसका मुख्य कारण होता है टेम्परेचर का इन्वर्जन। और अब बारी थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। वाई डज सरफेस इन्वर्जन, जो धरातलीय प्रतिलोमन है, ये कभी भी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होता है। इस पर विचार करिएगा, ऐसा क्यों है।